फ्रेंड्स, आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरा। सो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा कि भूकंप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और कहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं कहीं पर। तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए आप एंड डू सपोर्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में। तो सबसे पहले तो भूकंप कहते किसे हैं, क्या होता है भूकंप? तो पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। जैसे यही होता है ना कि हम बैठे हुए हैं और अचानक से जो अर्थ है वो हिलने लगी है तो बोल देते हैं भूकंप आ रहा है। इसी से पता चलता है ना कि पृथ्वी के हिलने को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। आजकल एनसीआर में बहुत देखने को मिल जाता है कि भूकंप आ गया उधर दिल्ली एनसीआर में। इसके बाद है पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसमें जो हीट है वो जो हीट का एकदम से ऊपर उठेगी तो क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं तो होने के कारण क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। और ऊर्जा मुक्त होने पर भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों ओर जो ऊर्जा होती है वो चारों ओर फैल जाती है। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जो भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ से। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। ठीक, और इसके बाद में देखते हैं कि जो फोकस होता है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे ही पूरा ये ऊपर जाएगा एपी सेंटर के पास में है। तो इसको हम देखते हैं पूरा डिटेल में ये होता है क्या है सर। जैसे फोकस को कहते हैं अपकेंद्र। ये होता है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है। ये है यहीं पर होगी ना, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है जिसके कारण भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। इसे भूकंप का उद्गम केंद्र भी कहते हैं। यहीं से सारा बन के जाता है यहाँ से। इसके बाद देखते हैं जो अपकेंद्र होता है वो क्या होता है। तो वो होता है जो अधिकेंद्र, एपिसेंटर। वह स्थान पृथ्वी की सतह यह स्थान पृथ्वी की सतह पर अपकेंद्र के ठीक ऊपर होता है। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं तथा भूकंप के कारण होने वाले सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र पर होता है। ये जो भी डायग्राम में दिख रहा है ना ऊपर एपिसेंटर, जो सबसे ज़्यादा विनाश होता है वो यहीं होता है। आप देखते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो ये दो तरह की होती है, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। जो भूगर्भिक तरंगें होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। और धरातलीय तरंगें एक प्रकार की होती हैं, एल वेव्स। अब ये होती क्या है वो देखते हैं। जैसे जो भूगर्भिक तरंगें उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं इंग्लिश में। इसमें पी वेव्स को देखते हैं। पी वेव्स होती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है क्योंकि इन तरंगों का निर्माण सर्वप्रथम होता है। कि जो पी वेव्स होते हैं सबसे पहले इन्हीं तरंगों का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक, घनत्व बढ़ने के साथ तरंगों की गति भी बढ़ जाती है और जो डेंसिटी होगी अगर वो बढ़ेगी तो जो तरंगों की स्पीड होगी वो भी बढ़ जाएगी। इन तरंगों की जो औसत गति होती है वो 6 से 13 km पर सेकेंड होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, मतलब जिनमें कणों का कंपन तरंगों की दिशा में होता है। जो लॉन्गिट्यूड वेव्स होती हैं उनमें जो कण होते हैं उनका कंपन किधर होता है, तरंग की दिशा में होता है। जैसे ऐसे ऐसे होती है ना ये तरंग सभी माध्यमों में चल सकती हैं, विरल माध्यम, सघन माध्यम, कोई सा भी माध्यम है उस सब में चल सकती हैं। इसके बाद में आती हैं एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ये होती हैं ये द्वितीयक तरंगें हैं, मतलब सेकेंडरी वेव्स हैं। इनकी औसत गति 4 से 7 km पर सेकेंड होती है और घनत्व बढ़ने के साथ इन तरंगों की भी गति बढ़ जाती है एस वेव्स की।
और ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, वो वाली अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ये क्या होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जिनमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। कि उसमें जो कंपन होता था वो किस में होता था? उसकी बिल्कुल उसी की दिशा में होता था, तरंग की दिशा में। और जो एस वेव्स होती है वो केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं, लेकिन पी वेव्स सभी माध्यम में चल सकती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ ठोस माध्यम में चल सकती हैं। इसके बाद आ जाती हैं और सरफेस तरंगें, धरातलीय तरंगें। इसमें क्या टाइप है? जो था एल वेव्स, इन्हें लव तरंगें भी कहते हैं। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है। इनकी औसत गति 3 km पर सेकेंड होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, एल वेव्स। पृथ्वी पर भूकंप के कारण होने वाला सर्वाधिक विनाश इन्हीं तरंगों के कारण होता है। जो एल वेव्स होती है सबसे ज़्यादा विनाश यही तरंगें करती हैं पृथ्वी पर। ओके, इसके बाद देखते हैं हम उसका जो उस शैडो क्षेत्र होगा वो तो छाया क्षेत्र, वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड नहीं होती हैं उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। अभी डायग्राम दिखेगा, ये रहा। छाया क्षेत्र का निर्माण बाहरी कोर के द्रव अवस्था में होने के कारण होता है। छाया क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में सहायक होता है। इसमें दिया गया है जो प्राइमरी वेव्स हैं उन तरंगों का छाया क्षेत्र दिया गया है। ये पूरा ये ईपी सेंटर है, इधर फोकस होगा, और ये सारा ये 103 इसको भी डिटेल में अभी पढ़ते हैं। ये है पूरा पी तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के दोनों ओर 103 से 142 कोणीय दूरी के बीच में होता है, ऐसे ये दिखाया गया है। बाहरी कोर में प्रवेश करने पर पी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण यह छाया क्षेत्र बनता है। ओके, एस तरंगों का छाया क्षेत्र, ये डायग्राम है उसका। एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के दोनों ओर 103 से 103 के बीच में बनता है। एस तरंगों के छाया क्षेत्र का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। जो एस तरंगें होती है उनका पी के छाया क्षेत्र से ज़्यादा होता है। इसके बाद में देखते हैं जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका मापन किसने क्या बोला, इस सब के बारे में वो सब। सबसे पहले है रिचर स्केल। ये है, इस स्केल में भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। यह भूकंप के परिणाम को दर्शाती है। रिएक्टर स्केल मात्रात्मक स्केल होता है। ये जो रिएक्टर स्केल होता है वो क्या होता है? मात्रात्मक स्केल होता है। इस स्केल में 0 से 9 तक इकाइयाँ होती हैं। यह एक लघुगणक स्केल होता है जिसमें एक इकाई बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। अगर एक इकाई बढ़ेगी तो जो भूकंप की तीव्रता होगी वो 10 गुना बढ़ जाएगी। उस तीव्रता के भूकंप को मापने के लिए आजकल मूमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद में दूसरा है जो मर्कली स्केल है। इस स्केल के द्वारा भूकंप के कारण होने वाली प्रत्यक्ष हानि को मापा जाता है। ओके, दोनों में डिफरेंस यही होगा। यह गुणात्मक स्केल है। मर्कली स्केल में 1 से 12 तक की इकाइयाँ होती हैं। आजकल मॉडिफाइड मर्कली स्केल का भी उपयोग किया जाता है। आप इस वीडियो से कोई भी आंसर आप डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपका भूकंप के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर भी कर सकते हैं उसका। और अगला है भूकंप के कारण, और ये हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें नेचुरल फैक्टर, इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी, वॉल्केनो, फॉल्ट फॉर्मेशन, ये सारा होगा। प्राकृतिक कारक, क्या जो प्राकृतिक कारण है, विवर्तनिकी गतिविधियाँ, ये सारा होगा इसमें।
ओके, सो इसको हम कब करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू. ओके, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट एंड डू शेयर.